हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यंग कायून विलेजर्स को बचाने के लिए कैव के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर देखने को मिला था, जिसे वो बड़ी ही चालाकी से अपने दिमाग का यूज करते हुए हरा देता है। पर वो रिलैक्स होकर उस बच्चे को बचा पाता, उससे पहले ही उसकी फीमेल पार्टनर भी आकर उस पर अटैक कर देती है। उसने तो ऑलमोस्ट यंघाई को अपने कब्जे में ले ही लिया था, साथ ही वो उसकी छाती पे अपना नुकीला डंक भी घुसा देती है। पर यंघाई बड़ी ही चालाकी से अपनी पापा और स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसे भी जान से मार देता है। अब उन विलेजर्स की हेल्प करने के बाद जब वो अपने घर लौटा था, तो उसे कुछ अजीब से स्टूडेंट नजर आते हैं, जो मशाल लेकर उसके घर के आगे खड़े थे। उसे तो समझ नहीं आता कि आखिर ये दिन की रोशनी में मशाल का क्या करेंगे, पर हमें इस चीज का जवाब इस पार्ट के स्टार्टिंग में मिल जाता है। जब कहानी जाती है थोड़ी सी पीछे, जब इस चीज की शुरुआत हुई थी, हम देखते हैं यहाँ काई की मौजूदगी में वो सीनियर, जिसे यांग ने 2 बार सबक सिखाया था, वो अपने कुछ गुंडों के साथ उसके घर के बाहर आ पहुंचता है। जो आपके नखरे तो 7वें आसमान पे थे। वहां पहुंचने के बाद वो कह रहा था कि कितनी गंदी बदबू आ रही है, वो डिस्गस्टिंग पर्सन कितनी गंदी जगह पर रहता है। तभी उसका साथ ही उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कह रहा था कि सीनियर असल में यांकी नाम का ये स्टूडेंट ट्रायल डिसेबले है, इसलिए उसे सेट से बाहर रहना पड़ता है, और इसके अलावा अपना खाना, कपड़ा, मकान, यहाँ तक कि कल्टीवेशन के लिए होप्स भी उसे खुद ही जुगाड़ करने हैं। सेक्ट की तरफ से उसे कुछ भी नहीं मिलता। सेक्ट से बाहर निकाले जाने के बाद उसने अपना मकान यहाँ पे खुद बनाया है, इसलिए इतनी गंदी बदबू आ रही होगी। ये सुनकर वो सीनियर कह रहा था कि इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि बेचारे की हालत तो पहले से ही बहुत खराब है। उस पर उसका साथ ही उसे और भी ज्यादा देते हुए कहता है कि आपको पता है, सीनियर हर 5 दिन में कोई ना कोई स्ट्रैंग स्टूडेंट उसे पिट कर अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर लेता है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी फाइट जोन आराम के डिसेबल से हुई थी। शायद अभी तक वो उसकी इंजरी से हील नहीं कर पाया, इसलिए अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा होगा। ये सुनकर तो वो घमंड इंसान कह रहा था कि चलो, मेरे दिल को थोड़ा तो सुकून मिला ये सब सुनकर, लेकिन अभी भी मैं इसे माफ नहीं करने वाला। इसने मेरे साथ जो किया है उसके लिए तो इसे से बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे भी सेठ को इसकी कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ते हुए जोर जोर से यंकाई को आवाज देने लगा था। वो उसे देते हुए कहता है कि बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारे घर के साथ तुम्हें भी क्रश करके रख दूंगा। पर यांग तो अंतर था ही नहीं, रिस्पांस कैसे करता। उस पर तो उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। जो ये मुझे इग्नोर कर रहा है, वो अपने धमकी के मीटर को हैक करते हुए कह रहा था कि तूने मेरी बातें नहीं सुनी। क्या लगता है तेरे कानों में मेरी आवाज नहीं आ रही है? जल्दी बाहर आ, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर अभी उसे कोई रिस्पांस सुनने को नहीं मिलता, तो वो बड़े एटीट्यूड में अपने साथी को कह रहा था कि अंदर जाकर चेक करके आओ। वो भी बड़े चोर चोर में आगे बढ़ते हुए रूम चेक करने लगता है, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर आकर लगा था। ये देखकर सीनियर सुमो भी लाए कि दरवाजे को एटीट्यूड नहीं दिखाना। अंदर से चेक करने के बाद वो बंदा बताता है कि बॉस, अंदर तो कोई भी नहीं है, हाँ बस थोड़ी सी धूल पड़ी हुई है। ये सुनने के बाद तो सीनियर चिढ़ते हुए कह रहा था कि मैं धूल का क्या करूंगा। वही बच्चे आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं कि लगता है उसे पहले ही पता लग गया कि सीनियर सुमो उसे सबक सिखाने वाले हैं, इसलिए तो मैंने उसे 3 दिनों से नहीं देखा। लगता है वो डर के मारे छोड़कर भाग गया। वैसे भी उसने हमारे सीनियर सुमो से पंगा लिया है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटने वाला था। आखिर उसकी हिम्मत हुई कैसे हमारे इतने फेमस सीनियर सुमो की इंसल्ट करने की? उसे पता नहीं कि वो ग्रैंडसन है थर्ड एल्डर के। वैसे तो वो बच्चे अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे सुमो को सर पे चढ़ाने की, लेकिन ये सब सुनने की बातों से इंसर्टिंग फील होने लगता है। वो उन्हें डांट कर चुप कराते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो। आप अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे कुछ सोचता नहीं है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से एक मशाल का इंतजाम करो, मैं इसके घर को आग लगा दूंगा। ये सुनकर तो बाकी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सीनियर, अगर आप यहां पर आग लगाएंगे तो फिर अगर सेक्स से कोई एल्डर आया तो हम क्या कहेंगे। इस पर तो उसका मन इंसान का कहना था कि डोंट वरी, वैसे भी ये चीजें सेट के अंदर नहीं आती और ये घर भी सूखी लकड़ियों से बना है। अगर आग लग गई है तो हम बता देंगे कि हमने थोड़ी ना लगाई है। क्या पता वो खुद ही अपने घर में जलती मशाल छोड़ गया हो। हाथ से तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना। अब उसकी ये बात सुनने के बाद बाकी सभी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए वो फटाफट से मशाल लाकर उसके हाथ में रख देते हैं, और वो उसे बदला लेने के बारे में सोच सोच कर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था। यही वो सीन है जब ने इस बच्चे को मशाल लेकर दिन में उसके घर के आगे खड़ा देखा था। यहां करना, मैं तुम्हारा घर चलाने वाला हूं पियर। अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रख के पूछता है कि आखिर यहां क्या हो रहा है। यांग काहे बिना उस बंदे की तरफ देखकर जवाब देता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उसके घर को आग लगाने जा रहा हूं?
ये बोलने के बाद वो जैसे ही राइट टर्न करता है ना, अपने पास खड़े हुए यांग को देखने के बाद वो इतनी जोर से चौंक गया था जैसे कि उसने रात में भूत देख लिया हो। वी लाइक किसे ढूंढ रहे थे। वो कहता है कि तुझे कहाँ था तू। वो तो बड़े ही इनोसेंट तरीके से जवाब देते कह रहा था कि सामान लेने गया था। क्या तुम यहां पर मुझसे बदला लेने आए हो? सामने से इस घमंड इंसान का कहना था, तो क्या तुझे क्या लगा, हम तेरा हालचाल पूछने यहां पर आए हैं। तो भी ये मशाल लेकर सबसे पहले तो यांग उसके हाथ से वो मशाल छीनकर बुझाते हुए कहता है, भाई साहब, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम मेरे घर को क्यों चिल्ला रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझसे बदला लो बस। फिर क्या था? ये बंदा फटाफट से बॉक्सिंग स्टाइल में रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए कि ठीक है, तुझसे बदला ले लेते हैं। यहां उसको रोकते हुए कह रहा था कि 1 मिनट में अपना कुछ सामान रखना भूल गया हूं, पहले वो रख के आता हूं। ये बोलने के बाद वो सीनियर को कुछ बोलने का मौका नहीं देता, सीधा अंदर जाकर सामान रख लेता है। यहां उस सीनियर सूमो के चमचे कह रहे थे कि बॉस ये तो खुले, हम आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको इंतजार करा के खुद सामान रखने चला गया। यहां के वापस आने के बाद तक तो सूमो अपना डायलॉग ही भूल गया था जो उसे डराने के लिए बोलने वाला था। उसका चमचा उससे याद दिलाता है तो वो बड़े में कह रहा था कि ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। यंग क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मुझे ये बताओ कि थर्ड एल्डर के ग्रैंडसन होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम मेरा घर चलाने आए हो? मुझे अभी तक तुमने रीजन तो बताया ही नहीं, फाइट कैसे करेंगे? सोमू कहता है कि तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना। तुम्हें पता है मैं उसकी फैमिली को इंप्रेस करने गया था। वो लड़की मुझसे कितना प्यार करती है, तुमने तो प्यार करने वालों को अलग किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। यांग थोड़ा सा सोचते हुए कह रहा था कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है, ऐसा तुम्हें कैसे लगा? सोमू तो बहुत हड़बड़ाते हुए कह रहा था, क्योंकि मैं जब भी उसकी दुकान पे जाता हूं वो मुझे प्यार से भैया बुलाती है। यांग तो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि ब्रदर, शायद आपने उस लड़की को गलत समझ लिया, वो हर किसी को भैया ही कहती है। पहले तो सोमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो बड़े ध्यान से यहां की बात सुनने लगता है, जो कि कहता है, जरा ध्यान से सोचो, एक लड़के के लिए तुम एक छोटे मोटे डिसअपल के घर चलाने को आए हो। अगर बाकी सारे एल्डर्स को पता लगा और सेट में ये बात फैली तो सोचो तुम्हारे ग्रैंडफादर की कितनी बेइज्जती होगी। आखिर तुम्हारी भी तो कोई रेपुटेशन है ना। ये सुनने के बाद तो भी सोच में बढ़ गया था। तभी उसका चमचा कर समझाता है कि सीनियर, इस लड़के की बातों में मत आना, ये अपनी तेज जबान से हर किसी को बेवकूफ बना देता है। बस इतना याद रखो कि आप गुस्से में हो और आप बदला लेने आए हो। यह सुनने के बाद तो का जोश फिर से जाग गया था। वो कहता है कि यंकाई, इतनी बकवास बंद करो, मेरे सामने घुटने देखकर माफी मांगो, वरना तो मैं तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दूंगा कि तुम दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। उसकी धमकी सुनने के बाद ज्ञान कह रहा था कि क्या मुझसे फाइट करने वाले हैं? वो तो हंसते हुए कह रहा था कि अपना लेवल देखा है तो मेरे लायक है फाइट करने के, मैं 9th लेवल पर हूं। बॉडी टेम्परिंग दी के सेक्ट रूल के हिसाब से आप सिर्फ अपने ओपोनेंट से 3 लेवल ऊपर या 3 लेवल नीचे होने चाहिए। उससे ज्यादा हुए तो फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और दोनों को सजा मिलेंगे। ये रोल याद आते ही यान कहता है, तो फिर कौन लड़ेगा? मुझसे सीनियर्स उसे ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे जैसे कि वो कोई खिलौना हो कि ये रहा तुम्हारे सामने 3rd लेवल का, जिसको भी इसके साथ फाइट करनी है तो वो सामने आ जाए। बस फिर क्या, जो इतने दिनों से के साथ फाइट करने के लिए मारा जा रहा था वो सामने आ जाता है। इस सीनियर का नाम है जो यहाँ के। याद रख, आज तुझे कौन पीटने वाला है। मेरा नाम है, समझ आया? एक पल को तो यंग के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि हाँ, नोट कर लिया। जैसे ही वो दोनों आमने सामने आते हैं, यहां सीनियर सुमो को तो लग रहा था कि आज जूनियर झाक कह रहा था कि मैं तुझसे सीनियर हूं, इसलिए जूनियर होने के नाते मैं तुझे स्टार्टिंग के 3 मूव्स देता हूं। अगर तू जीत सकता है तो जीत ले यांग बिलाई। एक बार फिर सोच लीजिए भैया। वो तो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि 3 मूव्स में तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वैसे भी तू एक जूनियर है तो तेरे लिए 3 मूव्स तो चलते हैं। बस फिर क्या था? यांग भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है। झाक को तो लग रहा था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही पंच में उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। दूसरे पंच में तो वो हवा में लटक जाता है। किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तीसरा हिट पड़ते ही तो बेचारा जमीन पर गिर गया था और देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी आत्मा ने उसकी बॉडी ही छोड़ दी। बेचारा सूमो, जो ये सोच रहा था कि ये उसकी चटनी बना देगा, यांग ने तो इसका हाँ मरता बना दिया। दूसरी तरफ हमें एक और रिएक्शन देखने को मिलता है। बेचारी वो सीनियर यांग की ये फाइट देखने के बाद पेड़ से नीचे ही गिर गई थी। इतनी जोर से झटका खाने के बाद वो कहती है कि सारी गलती उस यांग की है, उसने मुझे इतना चौंका दिया। और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले तो इसकी पावर बहुत कम थी, अचानक से कैसे बढ़ गई? इसका एटीट्यूड और मूव्स देख के तो लगता है जैसे कि ये 5th लेवल पर पहुंच गया हो। इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं है यहाँ के डिस्पल से फाइट करने के लिए।
तभी दूर से उस सीनियर को कुछ मिलता नहीं है। तो वो यांग से कह रहा था कि तुमने चीटिंग की, तुमने इसे 3 से ज्यादा मुक्के मारे हैं, इसी वजह से ये गिर गया। बेचारा यांग अब इस बात पर क्या कहता। तभी सोमू का चमचा कहता है कि बॉस, मुझे तो लगता है कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है। ये 3rd लेवल से ऊपर उठ गया होगा और अभी हमें किसी ने बताया नहीं। शायद इसी वजह से बेचारा जांघू बली का बकरा बन गया। सोमू को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ एक ही फाइट होनी थी, जो कि हो गई। इसलिए वो धमकी देते हुए वहां से जाते हुए कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम तुझे मैं देख लूंगी। ये अंग तो बड़े मजे से अपने रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम इस सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो कि बड़े ही धीरे धीरे के रूम में ताकत झांकी करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक उसके रूम को देखने के बाद जब उसे यंग नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढने के लिए बैक साइड पहुंच जाती है, जहां से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे तो लगा कि शायद ही मुसीबत में होगा, लेकिन जाकर देखती है कि वो तो बड़े मजे से नहा रहा है। उसकी ये हॉट हॉट पॉटी देखने के बाद वो शर्म से लाल पीली हो चुकी थी। पेड़ के पीछे छुपते हुए कहती है कि बेशरम, दिन दहाड़े कौन नहाता है ऐसे कपड़े उतार के। लेकिन फिर ठरकियों की तरह उसे आंखें सेंक सेंक के ताड़ भी रही थी। इधर या जो अपनी बॉडी में मौजूद डिस्टेंस से बहुत ज्यादा खुश था, वो तो वहां पानी में मछली पकड़ने गया था, जिसे देखकर तो ये फिर से लाल पीली हो जाती है और जल्दबाजी में वहां पर मौजूद एक लकड़ी को भी तोड़ चुकी थी, जिसके शोर से यांग को भी पता लग जाता है कि कोई तो मौजूद है। पेड़ के पीछे पर जाकर देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता और उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। नहाने के बाद अपने कपड़े पहनते हुए यांग को एक क्यों ना वो ये हर्ब्स ले जाकर मिस्टर मेन को सेल करे। ये ख्याल आते ही तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर मिस्टर मेन के पास पहुंच गया था, जो कि एस यूजुअल सो रहे थे। यांग तो जाते ही अपनी पोटली फेंक कर उन्हें डरा देता है। बेचारे की जान निकलने ही वाली थी। वो तो यांग को डांटते हुए कह रहा था कि क्या कर रहे हो, अभी मैं कितना डर गया था पता है। तभी उन्हें यांग का रवैया थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा था, पर वो इस बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है कि जल्दी से चेक कीजिए, देखिए मैंने कितने सारे हर्ब्स कलेक्ट किए हैं। इन हर्ब्स को कलेक्ट करने की वजह से तो मेरी जान रिस्क में आ गई थी। उन हर्ब्स को देखते हुए मिस्टर मयंक कहते हैं कि वैसे तो ये बहुत ज्यादा है, क्वालिटी के हर्ब्स हैं। अगर मैं 4 लोग भी भेजता तो भी वो इतनी जल्दी इतने सारे नहीं कलेक्ट कर पाते। पर वो ये बातें अपने मन में बोल रहे थे ना कि यंग को सुनाकर यंग से। तो वो कहते हैं कि कितने कम लेवल की जड़ी बूटियां लेकर आए हो, वो भी इतने कम, इतनी लो क्वालिटी के हर्ब्स लाने पर। तो मैं तुम्हें 2 के बदले 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दूंगा। सारे हर्ब्स को गिनने के बाद हमारे यहाँ के टोटल 16 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनते हैं। मिस्टर से कह रहे थे कि देखो, मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें हाथों में तो नहीं दे सकता, इसलिए जो भी हर्ब्स खरीदना है वो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी अचानक से मिस्टर मयंक नोटिस करते हैं कि यंग अपने चारों तरफ देख रहा है, जैसे कि वो कोई खुफिया चीज निकालने वाला, और फिर वो अपने पास से उसी केव से लाया हुआ मशरूम निकाल कर दिखाता है कि देखिए मुझे कितनी रेयर जड़ी बूटी मिली। असहब्स को देखने के बाद तो मिस्टर के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने आज से पहले इतनी है ग्रेड की मेडिसिन देखी ही नहीं थी। वो तो यहां से पूछ रहे थे कि कहां से लाए इसे। वो तो बहुत खुश होकर बताता है कि केव से पता है, उसके अंदर एक बड़ा सा मोस्ट भी था। मैंने मारा उसे जान से, इसलिए जल्दी से बताओ कि इस बार कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट पड़ेगा। मिस्टर महक ये देकर मौके का फायदा उठाते हुए कह रहे थे कि तुम ये हर्ब्स लेकर आए हो, ये बहुत लो क्वालिटी की है। ऑल्दो उन्हें अंदर से पता था कि ये बहुत है, ग्रेड का हर्ब्स है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन उन्हें यांग को ज्यादा पैसा देना नहीं है ना, इसलिए वो कहते हैं कि इसके बस 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनेंगे। यांग तो कह रहा था कि मिस्टर महक, पक्का आपने से मेडिसिन की बुक अच्छे से पढ़ी थी ना। वो तो कह रही थी कि हाँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी भर लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। या अभी जो हर्ब्स हमारे यंग ने सेल की थी, वो उसी में से 1010 हर्ब्स मांग रहा था। मिस्टर कह रहे थे कि ऐसे तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट और ऐड करने होंगे। कहता है कि अभी तो आपने मुझे 2 हर्ब्स के बदले कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिया, फिर आपको ज्यादा क्यों लेना है। मिस्टर लाइक, सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस दोनों डिफरेंट होते हैं ना को। तो अब इस भेदभाव पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मैन तो यंग का गुस्सा देखने की बात कहते हैं कि तुम अपने मास्टर पे शक कर रहे हो, ये सेट के प्राइस है। मैंने कुछ नहीं किया। यंग पे लाइक शक्ल से तो देखकर मास्टर लगते नहीं, और वैसे भी ये प्राइस आपने खुद से पढ़ा है। मुझे पता है। मिस्टर मैन तो यंग के ऊपर चढ़ते हुए कह रहे थे कि तुम्हें पता है इस सेट में पूरे 30,000 डिसेबल है, तो प्राइस ऐसे रखे गए हैं ताकि सब खरीद पाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने हिसाब से प्राइस आगे पीछे कर देता हूं? इस सेट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे यहीं से आते हैं, इसलिए इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी।